गद्यांश कुछ इस प्रकार है। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों से लेके पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक तक का हम आगे व्याख्या करेंगे। संदर्भ यथावत ही रहेंगे और प्रसंग कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक की दास्ता की अवधि में मनुष्यों द्वारा दिए गए सृजनात्मक कार्य और स्वतंत्रता के प्रयासों में सहनशीलता और अदम्य साहस सौंदर्य की सराहना की है। लेखक ने भारत के समुद्र चेतना और अखंड नैतिक विरासत की ओर भी संकेत किया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। यह सर्वविदित है कि हमारे भारत में अंग्रेजों ने लगभग 100 वर्षों की अवधि तक शासन किया। इसमें भारतीयों के लिए यह दुर्दिनों की संज्ञा दी गई है, परंतु राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि अंग्रेजों की इस अत्याचारपूर्ण अवधि में भी भारतीयों ने अपनी धैर्य नहीं गंवाई और निरंतर ही संघर्ष करते रहे, जिसका निष्कर्ष महात्मा गांधी जैसे कर्मठ नेता उद्भव हमारी अनमोल संस्कृति विरासत में ही देन है। इनके माध्यम हमारे संघर्ष के माध्यम से क्रांतिकारियों की ऐसी भूमिका रही, जिसके संघर्ष पूरी समय में रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि ओजपूर्ण रचना करके स्वतंत्रता का शंखनाद फूका। तात्पर्य यह है कि अपने दुर्दिनों में अवधि में हम अथक परिश्रम और संघर्ष करते रहे। अरविंद और रमण जैसे महर्षि जैसे योगी योग साधना की अवधि और निखर गई। विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में विद्वानों की कर्मठता और नैतिक अवरोध के बावजूद भी निखरी गई। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आदि की स्थिति में बिगड़े हुए अनेक मूल नष्ट हो गए, लेकिन भारतवासी अस्तित्व आत्मस्वाभिमान बनाए रहे, वरन हमारे आध्यात्मिक बौद्धिक गौरव भी अक्षुण्ण बनाए रखे। इसे धैर्य के कारण सामूहिक चेतना का उदय हुआ और इस चेतना का नैतिक आधार समुद्र की अत्यंत गहराइयों से भी गहरा, आकाश की ऊंचाइयों से भी ऊंचा और पर्वत की दृढ़ता से भी साहित्यिक सौंदर्य भी है, जो इस प्रकार है। लेखक ने भारतीय संस्कृति के अनमोल तत्व धैर्य और सहनशीलता का पर प्रकाश डाला है। भाषा शुद्ध परमार्जित खड़ी बोली है, शैली प्रभावमयी विवेचनात्मक अलंकारिक है। भावशम्य कुछ इस प्रकार भी हम दे सकते हैं कि बाधाएं कब रोक सकती है, पथ पर बढ़ने वालों को अंधकार कब रोक सका है, ज्योतिर्पुंज उजालों। गद्यांश कुछ इस प्रकार है कि मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें से लेकर प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए तक का हम आगे व्याख्या करेंगे। संदर्भ यथावत ही है और प्रसंग है। इस अवतरण में लेखक ने स्पष्ट किया कि यदि हम समाज में व्याप्त निर्धनता, अन्याय, अत्याचार आदि को मिटाना चाहते हैं तो हम व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ना होगा और सामूहिक भावना से प्रेरित होकर कार्य करना होगा। व्याख्या हम इस तरह लिखेंगे कि भारतीय समाज और भारत देश में तरह तरह के अत्याचार अनाचार होते रहे, जिनके कारण संघर्षों का जन्म हुआ। यदि हम चाहे तो समाज और देश में इस तरह के अत्याचार न हो, उसके फिर से दोहराया न जाए, तो इसे एकमात्र उपाय आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करना होगा। हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी होगी जिसकी नींव त्याग और बलिदान की भावना पर रखी जाए, क्योंकि त्याग की भावना ही भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ को त्याग करें और लोक कल्याण की भावना को अपने मन में आगे रखें और भारतीय समाज और संस्कृति की आधारित परंपरा को जीवित रखें, आगे बढ़ाएं। धन अर्जन करना ही मूल कारण या स्रोत नहीं होना चाहिए। हमें जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए। हम तो जो भी कार्य करें उसको कर्तव्य और कल्याण
लोक कल्याण की कसौटी पे परखें। हम अत्यधिक स्वार्थी न हो जाएं, हमारा प्रत्येक कार्य व्यक्तिगत न होकर सामाजिक हो। भारतीय समाज को नया हम रूप प्रदान करने का संभव करें। हम अपने स्वतः स्वार्थी कार्य न करके देश के लिए कार्य करें, तभी हमारा देश स्वार्थ मुक्त होके एक नया इतिहास रचेगा। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल चेतना फिर से कार्य करने लगेगी। इस गद्यखंड की व्याख्या हमने देखी, कुछ इसमें साहित्य सौंदर्य भी है जो हम उस पर प्रकाश डालते हैं। प्रकाश व्याख्या पे लेखक ने प्रकाश डाला है निजी स्वार्थ न दे के सामाजिक कल्याण की तरफ ध्यान दे। इसी तरह से कुछ साहित्यिक सौंदर्य भी हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अर्थव्यवस्था के संबंध में अपनी आध्यात्मिक विचारधारा को अभिव्यक्त करके व्यक्तिगत और सामाजिक सुंदरता में लाने का प्रयास दिखलाया है। गद्यांश में सार्वजनिक हित का स्वर मुखरित हुआ है और भाषा तत्सम प्रधान, शुद्ध, सरल, खड़ी बोली है। शैली विवेचनात्मक है, भावात्मक है और निजी स्वार्थ भाव संदेश गीत लिखना मिला है। अगला गद्यांश है वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न से लेकर, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना समन्वय है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञान दूसरी भाषा की कृतियों को स्वरूप परिस्मृत से समझा जाए तक का है। प्रसंग आगे इस प्रकार है, संदर्भ यथावत ही रहेंगे और प्रसंग कुछ इस प्रकार होंगे। इस अवतरण में वर्तमान में भारतीय संस्कृति की विभिन्नता तत्वों के समन्वय स्थापित के लिए प्रादेशिक भाषाओं का आनंद प्रदाय कृतियों का दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया जाए। इसी गद्यखंड की व्याख्या आगे इस प्रकार है। वर्तमान में विज्ञान के बढ़ते प्रचार प्रसार, पाश्चात्य संस्कृति के बयार ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों को अलग थलग कर दिया। इसलिए एक व्यक्ति अथवा उपभोग सामूहिक दूसरे व्यक्ति अथवा उपभोग समूह को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। लेखक कहते हैं कि आज भारतीय संस्कृति के संरक्षक के रूप में मेरे मन में ये विचार है कि विभिन्न तत्वों और समन्वय स्थापित करने के लिए हम हमारी साहित्यिक कृतियों और विषयों के महत्वपूर्ण विषयों को निभा सकते हैं और प्रादेशिक भाषाओं की अनेक आनंद प्रदान कृति करने वाले विचारधाराओं को हम परिवर्तित करके नैतिक चरित्र विकास करने वाले साहित्यिक कृतियों को मौजूद है जो हम ज्ञान विज्ञान और प्रादेशिक लोगों तक पहुंचाते हैं, उन सभी प्रादेशिक भाषाओं का उत्तम अनुवाद किया जाना चाहिए। लेखक का एक सुझाव है कि सब भाषाओं की कृतियों को दूसरे प्रदेश की सभी भाषाओं का अनुवाद करना चाहिए, किंतु उन सब का भारत के राष्ट्रीय भाषा देवनागरी लिपि में भी अनुवाद हो, जिससे हमारे देवनागरी लिपि का महत्व लोगों में समझ आए। यानी कि हम प्रादेशिक भाषाओं में तो उन अच्छे अच्छे कृतियों का अनुवाद करें ही, साथ ही हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा में भी उसका अनुवाद हो, जिससे हम एक दूसरे की प्रत्येक संस्कृति और संस्कारों को समझें और इसे हम राष्ट्रीय भाषा में भी आनंद ले और हम इस राष्ट्रीय भाषा का प्रचार कर सकें। इसी गद्यांश का में कुछ साहित्यिक संदर्भ पर प्रकाश डाला है। यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रभाषा के महत्व को स्पष्ट किया है, साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास के लिए साहित्य का योगदान भी रेखांकित करने का प्रयास किया है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है और शैली चिंता प्रधान और विवेचनात्मक है।